नमस्कार, सार्थ में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका सिन्हा है और हमारे साथ आज रजनीकांत सर बैठे हुए हैं और हम उनसे सवाल करने वाले हैं। और सवाल हमारा पहला ये है आपसे कि जो आरफा खानम है, वो कहती हैं कि आज के टाइम पे जो यूट्यूब वाले जो भी पत्रकार है वो पत्रकार नहीं है, इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। पहला सवाल आपका है कि YouTube पे जो भी लोग हैं वो पत्रकार नहीं है। आप स्कूल में पढ़ाती हो, घर में पढ़ाती हो, अगर आप विशुद्ध शिक्षक हैं तो आपकी आइडेंटिटी वही है। प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, मंच कोई भी हो सकता है। YouTube पे हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर भी मैं पत्रकारिता ही करता हूँ। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि आप YouTube या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे अंदर पत्रकारिता है तो मैं विशुद्ध पत्रकार हूँ। मैं YouTube पे बोलूँ, चाहे अखबार में लिखूँ या मैं फेसबुक पे लिखूँ, अगर मैं पत्रकार हूँ तो पत्रकार हूँ। मेरा नाम शबाना परवीन है। मैं भी सर, मेरा आपसे सवाल है कि हमारे यहाँ बेटियाँ कितनी सुरक्षित हैं? जहाँ तक बेटियों के सुरक्षा का सवाल है, मैं समझता हूँ कि विकृत मानसिकता के लोग तो हर समाज में, हर घर में, अगर वो घर में बुरे हैं तो बाहर भी बुरे होंगे, घर में अच्छे होंगे तो बाहर भी अच्छे होंगे। ये तो परवरिश का दौर है। 21वीं सदी में हम हैं। जब हम लोगों का जन्म हुआ, जब हम लोग जिस परिवार में रहे, माहौल में रहे, तरबियत की एक चीज होती है। आपका शिक्षा होना सिर्फ डिग्री से शिक्षित होने का सर्टिफिकेट नहीं है। हम मानसिक रूप से कितना शिक्षित हो पाए हैं, हमारा इल्म का मेयार कितना बड़ा है, हमारे संस्कारों में कितनी मजबूती है, इन तमाम चीजों को देखना पड़ता है। बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, ये हर दौर का एक प्रश्न रहा है और सभी दौर में देखा गया है। चाहे आप त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें या नबी के दौर को आपने देखा होगा, लड़कियों को लेकर के हमेशा असुरक्षा का भाव रहा है। इसके पीछे जो मेरा अपना तर्क है या जो अपना ज्ञान है, मैं समझता हूँ कि घर से इसकी शुरुआत होती है और घर पे ही इसको खत्म भी कर देना चाहिए। हम क्या इलाज कर सकते हैं ऐसे लोगों का, वो ध्यान देने का बहुत बड़ा विषय है। और हम कितना ब्रॉड हो पाए हैं अपने सोचों से, अपनी सकारात्मकता से, अपनी ऊर्जा कितनी अच्छी रही है। हम लोगों के समय में यह बताया जाता था कि आपका हद कितना है, आपकी लिमिटेशंस कितनी है। बहन है तो उनके साथ क्या दायरा होना है, बाहर है तो उनके साथ क्या दायरा होना है। लोग कहते हैं ना कि आप चाहे आप दुपट्टा ले लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर लड़कियों का हया वहां है तो लड़कों का हया उसके आंखों का पर्दा में। तो आंख जो है ना, जो पर्दा है जिसे आप देखते हैं, वो है आपका डिसाइड करता है, आपके हद को वो डिसाइड करता है। आप कितना सुरक्षित रह पाएंगे, या फिर घर की बात हो जाती है कि आप घर से क्या शिक्षा देकर भेजती हैं। तो एकल परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम दोष देंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी दोष देंगे। और अब तो जो जिस तरीके से ओपननेस आ गया है समाज में, वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशंस पे है। और बेटियां सेफ हैं। अगर चंद मुट्ठी भर लोग हैं तो उन मुख्तसर लोगों के लिए हम पूरे समाज को बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अब समाज ऐसा भी उठ खड़ा हुआ है कि अब गलत के साथ वो विरोध करने लगा है कि ये गलत है। तो गलत का विरोध करना चाहिए, उसको प्रश्रय नहीं देना चाहिए, किसी भी एंगल से, किसी भी एंड से पनिशमेंट होना चाहिए। और इसके लिए हम समझते हैं कि पूरे समाज को जागरूक करना पड़ेगा। जागरूकता ही इसका समाधान है और विकृत मानसिकता वाले लोगों का इलाज जरूरी है। इलाज चाहे जिस स्तर पे करना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे कानून के एंड से होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम शिफा शहरोज है। मैं मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का मिसयूज भी किया जाता है? सोशल मीडिया का के लिए बना हो रहा है उसका इस्तेमाल कम, लेकिन उसका मिसयूज ज्यादा होता है। देखिए, साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि उसका मिसयूज ज्यादा लोग करते हैं। यूज और मिसयूज पे तो एक लंबा डिबेट हो चुका है। मैंने कहा कि साइंस हमेशा विकास लेकर आए, विनाश हम चुनते हैं। अगर चाकू है, उसका संदर्भ है कि आप फल या सब्जी के लिए, अब आप किसी की हत्या करते हैं। हमेशा कंस्ट्रक्टिव चीज के लिए साइंस बना है। डिस्ट्रक्शन जो है वो आपके मन का एक फितूर है। अगर आप अंदर से डिस्ट्रक्टिव हैं तो आप हर अच्छे चीज से भी डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जो मेरे 89 या 90 के दशक के दोस्तों को सोशल मीडिया पर ला दिया। जो लोग नहीं थे कॉन्टेक्ट्स में, वो कॉन्टेक्ट्स में आ गए। सोशल मीडिया पे हम अपनी बात को बेबाकी से रख सकते हैं, वैसे चीज को जिसमें अखबार या बड़े बड़े चैनल से दबने लगते हैं, अब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उसको ज्यादा उजागर करने लगा है। तो ये तो यूज है।
मिसयूज का तो कोई हद ही नहीं है। अगर आप डिस्ट्रक्टिव हैं तो किसी भी हद तक जाएंगे, वो मिसयूज का दायरा बढ़ता जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका सही इस्तेमाल हो, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करें। अगर डिस्ट्रक्शंस मन में चल रहा है तो उसको ठीक करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया हो या साइंस हो, टेक्नोलॉजी ने हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता दिया है, डिस्ट्रक्शंस का फेज हम चुनते हैं। हेलो, मैं राखी कुमारी। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो आजकल के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनको पढ़ाई को लेकर क्या होता है कि पेरेंट्स उनके सोर्स ऑफ इनकम को अभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब रील्स वगैरह के लिए बोलते हैं। तो क्या ये सही बात है? हम लोग को तो पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए ना। लोग हो गए कि रील्स बनाएंगे तो सोर्स ऑफ इनकम, बहुत लोग उसे भी मान ले। पेरेंट्स बच्चे को इस चीज़ में भी बोलते हैं आगे बढ़ो, रील्स बनाओ, ये करो। तो ये तो देखिए, दो चीजें हैं। तो हमको ये समझना होगा कि हम रील्स बनाते हैं, हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। अभी मैंने कहा कि हर कोई, एक माता पिता जो है अपनी जवाबदेही से बचने के लिए बच्चों को मोबाइल में एंगेज करके रखा है। माँ घर पे है मगर हाथ में मोबाइल है, पिता ऑफिस से आता है उसके हाथ में मोबाइल है, बच्चा है उसके हाथ में मोबाइल है। ये जो मोबाइल युग है ना, इसने पूरे घर का जो एक सिस्टम है, इकोसिस्टम, एक अच्छा सिस्टम, उसको बर्बाद किया है। तो हमने कहा कि हर चीज के लिमिटेशंस को हमको समझना होगा। हम जब अपने जवाबदेही से भागेंगे तो हमेशा उसका एक दूसरा पहलू देखने को मिलेगा। आज बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, आज रील्स बनाने में जो लड़कियां जा रही हैं, मुझे माफ कीजिएगा, बेहाई का जो दौर है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो। आप रील्स बनाने के चक्कर में इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं। कोई रील्स बना रही थी कुछ दिन पहले, वो खाई के नीचे गिर गई, वो मर गई। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है देश में। रील्स क्या है? वो रियल लाइफ का हिस्सा नहीं है। आप एक आर्टिफिशियल जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा बना सकते हैं मगर आपको समाज बनाना है। समाज बनाने के लिए रील्स की जरूरत नहीं पड़ती, समाज बनाने के लिए इल्म की जरूरत पड़ती है। मैंने बार बार कहा कि अगर आप शिक्षित हैं तो एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। शिक्षित समाज ही देश का निर्माण कर सकता है। नमस्कार सर, मेरा नाम रोमा राजू है। मेरा सवाल आपसे सर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। मैं जानना चाहती हूँ सर कि ये जो राहुल गांधी 3 दिन विदेश यात्रा के लिए गए थे, उन पे आपका क्या विचार है? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और हर बार की ये परंपरा रहती है, कोई भी जो अपोजिशन का लीडर है, चाहे वो सत्ता पक्ष का लीडर हो, अगर वो विदेश यात्रा पे जाता है तो एक पॉलिटिकल सामंजस्यता जो होती है दो देशों के बीच में, उसका एक आदान प्रदान होता है। अब चूंकि देश में ये चीजें डिफाइंड नहीं है कि आपको विदेशी धरती पर कितना हद में रह करके बोलना है। अभी देखिए, अगर चाइना और जापान से आप अगर कंपेयर करेंगे, वियतनाम से करेंगे, आप रसा से भी कंपेयर करेंगे, तो वहाँ का जो पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट्स है वो दूसरा है। आप विदेशी धरती पर जाकर के अपने कंट्री के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। मगर चूंकि कुछ पॉलिटिकल स्टंट्स हो जाते हैं देश में, और पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो, एक बहुत अच्छा चीज आपको समझना होगा कि 48 घंटे तक किसी अखबार का हिस्सा बने रहने के लिए क्या करना होगा, 48 घंटे तक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चर्चा में रहने के लिए क्या करना होगा, या 72 घंटे तक हम अपने आप को हेडिंग्स में कैसे जोड़कर ला सकते हैं। तो ये जो टीआरपी का खेल है, उसमें कुछ ऐसी बातों को कह दो कि अगले 1 महीने तक लोग उसी को याद करते रहे, फिर राहुल गांधी का इमेज क्वाइनिंग हो जाए। विदेश की धरती पे जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कुछ ऐसा बोलकर चले आते हैं कि फिर 1 महीने तक वो इमेज में रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का एक फास्ट फूड है कि कुछ ऐसी बातें करके चले आओ जिस पर एक विवाद हो जाए। मगर मैं समझता हूं कि अपोजिशंस की जो एक भूमिका होती है देश में, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। वो देश को और सशक्त करने में होना चाहिए। और आपका जो ग्रीवांस है कि किसी घर में अगर कोई बात होती है तो घर में बैठकर उसका सॉल्यूशन होता है। पड़ोसी तक गया तो एक पुराना कहावत है कि घर टूटता है तो गवार लूटता है। तो इस चीज को भी समझना होगा। ऐसे बहुत स्मार्ट लीडर हैं, उनको पता है, उनको किसी चीज को बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी सक्षम व्यक्ति हैं और नेहरू परिवार का जो एक योगदान रहा है उस पर भी बहुत फोकस करना है। और आज जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो 10 साल के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो पक्ष है तो विपक्ष तो होगा ही। इसलिए इस पर बहुत राजनीतिकरण नहीं। विदेश गए, अच्छा खासा बोल कर आए गए, बाकी बचा खुचा सैम पिट्रोडा ने पूरा कर दिया। तो मुझे लगता है ये राजनीति चलती रहेगी, ऐसे ही चलता भी। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा सवाल थोड़ा हटके है। हमारे देश में आरक्षण एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना। और
क्या रिजर्वेशन एक सामाजिक जरूरत है या फिर राजनीतिक मजबूरी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मुझे लगता है कि जो पहले की जो प्रोसेस थी सोशल इकोनॉमी या सोशल जो सामाजिक दायरा था, उसमें आरक्षण का बहुत रोल रहा है। आरक्षण 2-3 संदर्भों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को सोशली एम्पावर्ड कर रहे हैं तो एक अच्छा कदम है, मगर मेरे समझ से, चूंकि मैं जर्नलिस्ट हूं, तो उस जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आरक्षण का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत इकोनॉमी वीक है, वीकर सेक्शंस को हमेशा इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और ये सभी जाति के लिए लागू होना चाहिए। किसी एक समाज को आपने आगे बढ़ा दिया है, मुझे लगता है जो वीकर सेक्शंस, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए, उसके अपलिफ्टमेंट पे काम होना चाहिए। इस पर बहुत ज्यादा राजनीति नहीं होना चाहिए और मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है कि जिस घर को आरक्षण का लाभ मिला है उसकी या तो अगले पीढ़ी को मिले या उसके पड़ोस में चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो उसको मिले। तो मेरा बार बार ये कहना है कि अगर पढ़ाई के लिए आरक्षण, देखिए देश में इस चीज की चिंता किसी को नहीं है कि हमारी जो पीढ़ी है, आने वाले समय में मेरा बाल बच्चा एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े, भारत के टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़े और मुफ्त में पढ़े। उस पर काम नहीं हो रहा भारत में। शिक्षा की बात हो गई और स्वास्थ्य, आप इत्मीनान से आप नहीं जा सकते इस धरती से कि आने वाले समय में अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का इलाज किसी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में कैसे होगा। ये सारे पॉलिटिक्स को छोड़ करके अगर ये 2-3 चीजों पर काम होना शुरू हो जाए देश में, तो इस आरक्षण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई बच्चा है वो पढ़ना चाहता है, उसको आप इतना लिबर्टी दो देश में कि वो संस्थान में, किसी भी संस्थान में बिना डोनेशंस का उसका एडमिशन हो जाए। कोई ऐसा पॉलिसीज बने कि आपका इलाज किसी अच्छे सेंटर में बिना किसी पैरवी का हो जाए। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए तो मुझे नहीं लगता किसी बहुत बड़े आरक्षण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब समाज सुरक्षित हो जाएगा तो अपने आप में सशक्त होगा और सशक्त लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। मगर जो कमजोर है उनको ही उठाने के लिए एक प्रक्रिया है ना, तो इसका हम विरोध कैसे कर सकते हैं। हम तो इसका समर्थन करते हैं कि अगर आरक्षण है वीकर सेक्शंस को उठाने के लिए तो देना चाहिए। बाकी तो राजनीति का एक हिस्सा है, वोट बैंक का हिस्सा है और इस राजनीति में मुझे नहीं पड़ना। यहीं पे आपने देखा कि हमारे देश के युवाएं एक से एक बढ़कर क्वेश्चन किए हैं और रजनीकांत सर ने बहुत ही अच्छा जवाब भी दिया है। तो आगे हमारा ये जारी रहेगा। मिलते हैं फिर दूसरी बार। सबको, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।